लगातार एक बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है दिल्ली ब्लास्ट, जिसमें देखने को मिल रहा है न केवल राज्यों में इसके तार जुड़ते जा रहे हैं बल्कि अन्य देशों में इसके तार जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस पे भी हम विशेष बात करेंगे आगे, पर सबसे पहले बात यहां पे आ रही है कि जैसे काशी या अयोध्या को निशाना बनाया जा रहा था, कार जो अब लगभग सामने आ रही है, हालांकि कई कारें अब तक बरामद कर ली गई है, ऐसे में और भी कहा जा रहा है कि और कार कहां पे है, तो तमाम ये सवाल और खुलासे भी देखने को मिल रहे हैं। पर ये लिंक, ये पूरा कनेक्शन, ये कैसे जुड़ा, ये कैसे पूरा लिंक बनाया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए अनामिका जी, ये जो एक हिंदी में कहावत है सस्ते में छूटना, एक कहावत है फ्री में छूटना। हमारे 13 भाई मारे गए पर तब भी देश सस्ते में छूटा है। जिस लेवल का इन्होंने कार्यक्रम बनाया था, पूरे भारत में आग लगाने की तैयारी थी। ये पूरा कार्यक्रम जो है इस्लामिक आतंकवाद का प्लेबुक है। ये सारे वाइट कॉलर जिहादी हैं। अब केमिकल जिहाद, इस्लामिक जिहाद और वाइट कॉलर जिहादी, 3 शब्द हमारे सामने आ चुके हैं। क्योंकि जो इसमें घटनाक्रम समझ आ रहा था हमें, देखिए मैंने पीछे पहले दिन आपके शो पे कहा था, मुझे लगता कि इनकी बहुत बड़ी तैयारी थी, ये कोई एक आइसोलेटेड बॉम्ब अटैक नहीं है। और उस दिन मैंने कहा था कि कई सारी अटैचियां बरामद हुई, ब्रीफकेस बरामद, जिसमें माल मसाला यानी कि एक्सप्लोसिव्स वगैरह भरे पड़े थे। आज जो खुलासा हो रहा है कि षड्यंत्र बहुत बड़ा था। देखिए 6 दिसंबर, जिसमें इनको बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का बदला लेना था। 5 दिसंबर को पुतिन भी आ रहे हैं। 6 दिसंबर 5 दिसंबर वाली बातें थी। 6 दिसंबर को इनका कार्यक्रम था कि दिल्ली में 4 से 6 बड़े ब्लास्ट करना। और याद कीजिए, मैंने MH1 पे एक जबरदस्त खुलासा किया था। मैंने कहा जो इनका मॉडेस्ट ऑफ ऑपरेंटी आज के लिए क्या करते हैं कि पहले ब्लास्ट करेंगे और उसके आसपास ये कहीं छुपे रहेंगे। जब अफरा तफरी मचेगी, जब लोग हताहत और घायल होंगे, तब फायरिंग करेंगे। यही अटैक पाकिस्तान में हो रहे हैं। यही अटैक पाकिस्तान में जो नया तरीका निकला, वही तरीकेकार यहां अपनाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि यूजुअली अगर आप ब्लास्ट करेंगे तो शायद 5-10 लोग हताहत हो जाए, पर जो उसके बाद फायरिंग होती है, जब लोग इकट्ठे होती है, मतलब तब बिल्कुल वो डर का माहौल होता, तब गोलाबारी कई सारे लोगों के मरने का कारण बनती है। ये इनका कार्यक्रम था। केवल इनके जो ये शैतानी मंसूबे थे दिल्ली तक सीमित नहीं थे अनामिका जी। अयोध्या इनके टारगेट पे थी। 25 नवंबर ध्वजारोहण होना है अयोध्या में। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, जो हमें मीडिया के रिपोर्टों से पता लग रहा है। क्या उस समारोह को टारगेट करना था? क्या जब प्रधानमंत्री वहां थे तब टारगेट करना था? बिल्कुल समझ आ रहा है। फिर कहीं ना कहीं ये काशी को लेके भी प्लान बना रहे थे। बट सबसे बड़ी जो चीज है अनामिका जी, वो ये है कि अभी हमें गाड़ियां मिली है 4। मीडिया में रिपोर्टें हैं गाड़ियां लीक हैं। जो इन्होंने गाड़ियों ली थी, या जो उनकी गाड़ियों का प्लान था, वो 32। अब मान लीजिए 32 में से हम 4 निकाल लेते हो तो 28 गाड़ियां कहाँ हैं? उनमें क्या बारूद भरा पड़ा है? वो भारत के किस कोने में है? और किस किस शहर, किस किस जगह, किस किस मंदिर, किस किस हिंदू समाज के कौन से क्षेत्रों को टारगेट किया जाना था? क्या ये पैन इंडिया प्लान था? क्या ये प्लान पूरे नॉर्थ इंडिया का था? क्या ये पूरे भारत को जला डालने की साजिश थी? क्योंकि देखिए 2900 किलो एक्सप्लोसिव 6 धमाकों के लिए नहीं चाहिए। 6 धमाकों के लिए शायद आपको 100-200 किलो में आपका काम हो जाएगा। पर अगर 2900 किलो एक्सप्लोसिव आया, जाहिर सी बात है अनामिका जी, 6 धमाकों का प्लान नहीं था, धमाका बहुत बड़ा था। अभी तो हम चीजों को खुरज रहे, चीजों की परत पे पहुंचे। आज भी ताबड़तोड़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई चल रही है। और इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा एक विशेष व्यक्ति का, जो ये जो क्षेत्र था साउथ कश्मीर में जहां से सारा शुरू हुआ, SSP चक्रवर्ती साहब। ये वहां ड्यूटी पे थे। ये पहले भी कश्मीर में रहे, इन्हें प्रेसिडेंट मेडल वगैरह मिला, बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। जब इनकी नजर में ये पोस्ट है, इन्होंने भाई तुरंत इसकी जांच करो। अगर चक्रवर्ती साहब बिल्कुल सतर्क नहीं होते, SSP चक्रवर्ती साहब बिल्कुल मतलब ना ऑन द डॉट नहीं होते, पता नहीं भगवान न जाने कितनी बड़ी त्रासदी होती। तो उनको तो सैल्यूट करना चाहिए फॉर जो उन्होंने देश को बचाने का काम किया। सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, सारे JNK पुलिस ने, गुजरात ATS, सबने, सबको मैं सैल्यूट करता हूं भारत की तरफ से। अगर आप नहीं होते, ना जाने कितनी बड़ी त्रासदी होती। पहला एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि जी अब ये गाड़ियां कहां हैं, कहां हमें नहीं पता। अब ये जो डॉक्टर, अब दूसरे अल फला में मुझे लगता है कि ये टेररिज्म का अड्डा बन गया था। क्योंकि देखिए बिल्कुल क्लियर अब हो गया है कि जो एक्सप्लोसिव यूज किया गया अमोनियम नाइट्रेट नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ RDX और कुछ है, मतलब एक नया कंपाउंड है जिसका यूज किया गया। वो कंपाउंड कहाँ एनहांस किया गया? वो कंपाउंड की लेबोरेटरी कौन सी थी? और जो ब्रीजा गाड़ी की बात हो रही थी, जी ब्रीजा गाड़ी नहीं मिली। वो कहाँ मिलती है आपको? अल फलाह के कैंपस में मिलती है।
वो रेड गाड़ी, रेड फोर्ड एस्कॉर्ट, वो भी उसके आसपास मिलती है। और वो जो I-20 थी, वो तो खैर वहां पार्क की थी 10 दिन में। डॉक्टर शाहीन की गाड़ी भी वहां थी। डॉक्टर शाहीन मान चुकी है कि मैं लश्कर के वुमेन विंग के लिए काम कर रही थी, और हमारे जी बहुत बड़ा धमाका करना था, पैसे भी अरेंज किए गए। अब अनामिका जी, सवाल ये जो 3-4 दिन से मैं पूछ रहा हूँ, अगर 20 गाड़ियां 32 गाड़ियां खरीदी गई, ये इतना बड़ा असला बारूद खरीद, तो करोड़ों रुपया आया कहां से? करोड़ों का खेल है, लाखों का खेल नहीं है। बिल्कुल। ये करोड़ों रुपया आया कहां से? क्या इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है? मैंने इसकी तरफ इंडिकेट किया था, मुझे लगता ना मिडिल ईस्ट का हाथ है। अभी हम उस पर आएंगे, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो एक ये वाला एंगल है। दूसरी, अल-फलाह में अब तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। देखिए, ये सारा संदेह का देरा एक टेरर डेन की तरफ से अल-फलाह सामने आ रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब से, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन है कि ये देश की सुरक्षा को सेंध लगाने का प्रकरण था, हजारों लोगों को मारने का प्रकरण था। इस यूनिवर्सिटी के जो भी आसपास इससे संबंधित है, जितने भी लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पे यूएपीए लगाया जाए, और इस यूनिवर्सिटी के जो आतंकवाद का अड्डा बनता हमें नजर आ रहा है, जो हमें खबरें मिल रही है, उस पर बुलडोजर चलाया जाए। वैसे भी इस यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है, ये तिहाड़ जेल की 3 साल की सजा काट के आ चुका है, ये और इसका भाई। तो ऐसे कोई साफ चरित्र वाले लोग नहीं है ये। और ये जितने भी लोग थे, वो ये इस यूनिवर्सिटी में क्यों आते थे? एक कश्मीर में एक डॉक्टर है, निसार या कुछ नाम है उसका, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसको J&K गवर्नमेंट ने निकाल के नौकरी से निकाला। तो बोल भाई, तेरे आतंकवादियों से संबंध है, तो आतंकवादी है। उस डॉक्टर को भी अल-फलाह में काम मिला, वो भी यहां काम कर रहा था। यहाँ जितने स्टूडेंट हैं, उनके पास गाड़ियां हैं जी, 200-250 स्टूडेंट सिर्फ साउथ कश्मीर से आते हैं, टीचर वहां से आते हैं। और से सारा क्षेत्र जो, वहीं मौलवी साहब का घर भी है, वही अमोनियम नाइट्रेट भी इकट्ठा हो रहा, वहीं गाड़ियां भी मिल रही। मतलब भाई, अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल आतंकी फैक्ट्री है, मौत का सामान वहां इकट्ठा हो रहा, देश को तोड़ने की व्यवस्थाएं वहां की जा रही थी, और वो कह रहे जी हमें कुछ पता नहीं। और डॉक्टर शाहीन का एक स्टेटमेंट आया, अनामिका जी कह रही है जी असली काम तो 4 बजे के बाद शुरू होता था। क्या उस यूनिवर्सिटी में कैंपस कैमरा नहीं? क्या उस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी नहीं? क्या कर रहे थे वो? और शाहीन का भाई एक इंटीग्रेटेड कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी का भी नाम आ रहा है, शायद ये लखनऊ में है, वहां भी 65 कश्मीरी स्टूडेंट है, उनकी भी जांच हो रही है। ये जो साउथ कश्मीर के स्टूडेंट वहां, ये वहां क्या कर रहे हैं? और ये जो डॉक्टर आदिल है, इसका भाई, ये ठाजी टच में अफगानिस्तान में बेस्ड एक आईएसआई का हैंडलर है, एक आईएसआई का अधिकारी है, आईएसआई का हैंडलर जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है। इस डॉक्टर आदिल का भाई शायद मुजम्मिल, या मुजम्मिल का भाई उसके संपर्क में था, वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर उमर का भाई डॉक्टर जहूर, उसको भी उठा लिया, वो डॉक्टरी पढ़ रहा है। कल तक उसके लोग कह रहे थे हमें कुछ नहीं पता, अब दूध का दूध पानी का पानी सब निकल आ रहा है। अब सवाल यह कि उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? क्यों नहीं चल रहा अब तक बुलडोजर? इस यूनिवर्सिटी को बंद क्यों नहीं किया जा रहा? कहानी यह है, अगर हम आतंकवाद के अड्डे से चलने देंगे तो देश की सुरक्षा का क्या होगा? इसके अलावा तो यहां इनके भाई मिले हुए हैं, लश्कर ए तैयबा से, जैश ए मोहम्मद से, बिल्कुल जैश ए मोहम्मद से तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन, और ये भी माना जाता कि आईएसआई के अधिकारियों से भी मिले थे। अब जब ये इतने सारे खुलासे हो रहे हैं, जब इतने सारी चीजें आ रही, अब हम आंख बंद करके तो नहीं रह सकते। हम तो ये नहीं कह सकते भाई टेररिज्म हैज नो रिलीजन। अगर टेररिज्म का रोल रिलीजन नहीं है, तो 1990 में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, वो क्यों हुआ? कैराना में क्या हुआ, वो क्यों हुआ? बिल्कुल। अभी यहां जो मारने की साजिशें हो रही थी, वो क्यों हो रही थी? और ये सारे कहीं ना कहीं लोग कश्मीरी मुसलमान ही क्यों हैं? मतलब मुसलमान डॉक्टर ही ये सारे। अब व्हाइट कॉलर जिहाद, अब हम केमिकल जिहाद से डील कर रहे हैं। और केमिकल जिहाद को लेके मैं बताऊं, भारत की पॉलिसी है, अगर हम पे केमिकल अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर अटैक करने का हम सामर्थ्य रखते हैं। हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल दर्ज है। अब जो राइसन वाला मसला हुआ, वो केमिकल अटैक था, उससे लाखों लोग मर सकते, तो हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत पे व्हाइट कॉलर जिहाद, आर्म्स एम्यूनिशन और ये जो केमिकल जिहाद है, इसको करने की कोशिश हो रही। यूनिवर्सिटियां अड्डा बनती जा रही है इनका, और ये लोग सफेद पोशों के डॉक्टरी के बेस में सबसे खूंखार आतंकवादी बने हैं। मतलब वो ये ना, अनपढ़ थे तो पत्थरबाज थे, पढ़े लिख गए तो बमबाज बन गए। मतलब एक देश की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सेंध है। और मैं ये मानता हूं कि अब जब तक वो 28 गाड़ियां हमें नहीं मिलती, जब तक इस नेटवर्क का पूरा पर्दाफाश नहीं होता, तब तक हम आप भी सुरक्षित नहीं है। भगवान जाने कब क्या हो जाए, कौन सा धमाका कहां हो जाए। और ये जिस मस्जिद में ये गया था, ये उमर, तो भाई उस मस्जिद के मौलवी से पूछो ना, वहां क्या करने गया था, किससे मिलने गया था, क्या किससे मिलने गया था? उस मस्जिद के जो भी अधिकारी उनको भाई गिरफ्तार कर ले सरकार, पूछिए क्या कर रहा था भाई वहां पे। मतलब देखिए, सारे तार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना की तरफ, एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरफ हमें बता रहे हैं। बहुत बड़ी त्रासदी बच गई है।
और ये जितने भी अपडेट है ये चौंकाने वाले हैं। और ये नेटवर्क 2022 से सक्रियता धीरे 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 काम करते हैं। देखिए, जो पढ़ा लिखा जहादी होता है वो सोफिस्टिकेटेड होता है, अनपढ़ जहादी बेवकूफी करता पकड़ा जाता है। इतना बड़ा जखीरा इकट्ठा करना, मेरे को एक चीज का सवाल अब तक नहीं मिला मेरी बहन, वो ये है कि अगर 6 जगह अटैक करना है, जिस जिस तरह का एक कंपाउंड है, शायद 50-100 किलो में आपका काम हो जाए। 2900 किलो किसके लिए था? क्या मंसूबा था? क्या अटैक था? कौन निशाने पे था? कहां सेंध लगानी थी? किस बड़े मंसूबे को हमने विफल कर दिया? चक्रवर्ती साहब, आई सैल्यूट यू एंड ऑल द, और जितने भी हमारे सुरक्षा के अधिकारी हैं उन सबको मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत पूरी जनता की ओर से साधुवाद देता हूं कि आपने देश को बहुत बड़ी त्रासदी से बचाया।